प्रिस्क्रिप्शन, second prescription. जी, Second prescription means the one after the previous remedy that has acted. यानी पहली प्रिस्क्रिप्शन में जो हमने औषध दिया हुआ है उसमें क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या एक्शन किया उसने, उसका हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस करने के बाद हमको अगला सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। यानी हमको दूसरी दवा देनी है या नहीं देनी है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हमको ये करना होता है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो है वह अगर हम दूसरी खुराक देते हैं उसी को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहते हैं, बल्कि जो तीसरा खुराक देंगे, चौथा देंगे, पांचवा देंगे तो भी उसको हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ही कहेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पहले के मेडिसिन के एक्शन को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके हम जो दवा देते हैं वो हमेशा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ही कहलाता है। अब यहाँ पे there are 6 possibilities of second prescription. First is the repetition. Second is the antidoting. And डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार। आइए सर, शुरू हो गया। हाँ नमस्कार। And third is the जी जी change of medicine. And fourth is the मैं इसमें दिख जाती हूँ। हाँ हाँ कौन डॉक्टर साहब, कौन डॉक्टर साहब आए हैं? अरे आदर्श कुमार सिंह आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अभी उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा 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 आ रहे हैं वो। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 6 संभावनाएं होती हैं जब हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो 6 तरह की संभावनाएं होती हैं। एक तो रिपीटिशन करना पड़ सकता है, दूसरा हमें एंटीडोटिंग करना पड़ सकता है, तीसरा हमें औषधि को चेंज करना पड़ सकता है, और पांचवा जो है कम्प्लीमेंट्री हमको देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हमें कोनेट मेडिसिन देनी पड़ सकती है, और 6th नंबर हमें चेंज ऑफ प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, यानी ट्रीटमेंट का प्लान हमको चेंज करना पड़ सकता है। तो ये 6 तरह की संभावनाएं होती हैं। इससे पहला है रिपीटिशन। रिपीटिशन हमको कहाँ कहाँ पर करनी पड़ती है दवाइयों का। एक तो जब हमने पहली फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जो औषध हमने दिया उसका क्या एक्शन हुआ उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जब हम ये पाते हैं कि औषधि काम करते करते वो रुक गई है, उसने अपना एक्शन धीमा हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, तो हमें उसी औषध की सेम पोटेंसी में दवा देते हैं। उसी औषध की सेम पोटेंसी में हमको दवा देना होता है। दूसरा, अगर औषधि ने खूब काम किया और काफ़ी कुछ ठीक कर दिया है, परंतु फिर भी उसका एक्शन जो है एक झांस हो गया, अब ठीक, अब उसके आगे उसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस पोटेंसी की दवा दिया है हमने वो उससे ऊंची शक्ति की दवा, हाई पोटेंसी की दवा हमें देने की आवश्यकता महसूस होती है। तो हम यहाँ पर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम अगर 30 दिया है हमने तो 200 देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, कभी कभी हमें लो पोटेंसी भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो जरूरी नहीं है कि हम 30 दिए तो 200 ही दें, कभी कभी हमें 30 के बिलो 12 या 6 भी देनी पड़ सकती है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ रिपीटिशन की बात हो गई, अब एंटीडोटिंग की बात है, कहाँ कहाँ पर हमको एंटीडोट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई
फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में कोई औषध दिया हमने और कोई एसेसरी सिम्टम, इसके बारे में हम लोग पीछे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एसेसरी सिम्टम्स कौन से होते हैं? एसेसरी सिम्टम वे हुए जो एकदम नए, जो ना तो वो किसी औषध का सिम्टम है और ना तो वो किसी रोगी का सिम्टम है, एकदम न्यू सिम्टम समझ लीजिए, और वो ट्रबलिंग हो, वो कष्ट दे रही हो रोगी को। तो ऐसे समय पर अगर वायलेंट ट्रबलिंग सिम्टम है तो हमें ऐसे समय पर हमको उस दवा को एंटीडोट करना पड़ेगा। एंटीडोट करने के लिए हमें जो वर्तमान में जो मूल औषध की जो सिम्टम्स हैं और जो एसेसरी सिम्टम्स हैं उनको कंबाइन करके हमको किसी उसको एंटीडोट करके और उसके बाद जो सिम्टम बचेंगे उसके आधार पर हमको सिम्टम को मैच करके दूसरी औषध को हमें देना होता है यहाँ एंटीडोट करने के बाद। नेक्स्ट जो है, कभी कभी हम हाई पोटेंसी में दवा दे देते हैं और वहाँ दवा एकदम सही है लेकिन हाई पोटेंसी में दवा दे देते हैं और केस जो होता है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस वाला होता है। तो यहाँ पर वाइटल फोर्स हमारी जो है उसकी तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फलस्वरूप जो है रोगी को बहुत ज़्यादा वायलेंट एग्रावेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। अब ऐसे में दो तरह की कंडीशन आती है। अगर ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है, होम्योपैथिक एग्रावेशन का मतलब हमारा ये है कि अगर एकदम एग्जैक्ट मेडिसिन है, एकदम हमारी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है, तो ऐसे में हमको ये देखना है कि अगर टॉलरेबल है, पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, तो हमें औषध को न तो रिपीट करना है और उसको वैसे ही उसको छोड़ देना है, प्लेसिबो देकर उसको आगे उसको छोड़ दीजिए और जब तक कि वो सारे सिम्टम उसके समाप्त न हो जाए और रोगी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर बहुत ज़्यादा उसको कष्ट देने वाला सिम्टम उत्पन्न हो गया हो तो हमें उसको भी एंटीडोट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन ये आता है कि डिजीज कभी जब हम औषध देते हैं तो हमारी पोटेंसी उपयुक्त नहीं होती है। जैसे सपोज करिए कि 200 की आवश्यकता है, हम उसको 30 दिए हैं या 12 दिए हैं, तो रोगी को आराम तो मिलता नहीं है भाई। जब हमने पोटेंसी सही दिया नहीं तो वो काउंटरएक्ट तो किया नहीं, उसने वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट किया नहीं और डिजीज फोर्स से वो उसकी फाइटिंग हुई नहीं, हो नहीं पाएगी क्योंकि उसके स्तर की हमने पोटेंसी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोगी का कष्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भी हमको एंटीडोट करने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है, एक कंडीशन ये भी है कि मेडिसिनल एग्रावेशन, जैसे हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में अगर दवा हमारी ज़्यादा सही नहीं है, करेक्ट सिम्पटम पर नहीं दी हुई है, तो उस मेडिसिन के सिम्टम पेशेंट में आने लगेंगे और रोगी को कष्ट होगा। तो इसको हम मेडिसिनल एग्रावेशन कह सकते हैं। इसके पहले वाले को हम डिजीज एग्रावेशन कह सकते हैं और इसके पहले हमने जो बताया था आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन कहते हैं। यानी मेडिसिनल एग्रावेशन के कंडीशन में भी हमको एंटीडोट ही करना पड़ता है। अब आता है कि हमें मेडिसिन कब चेंज करनी है। मेडिसिन जैसे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में हमने एकदम करेक्ट मेडिसिन दिया हुआ है और उसने जो है काम किया, उसने यथासंभव जितना संभव उसकी पावर थी उसने काम किया और उसके बाद काम करना
बंद कर दिया तो हमें जो है अब आगे वो वर्क नहीं कर रही है, तो हमें फिर जो शेष बचे हुए सिम्टम्स हैं उसके आधार पर हमें दूसरी औषध को चयन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं हम। जैसे कोई औषध देने के बाद उसके मैक्सिमम सिम्टम ठीक हो गए, 90% समझ लीजिए, मान लीजिए 95% हो गए, परंतु कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है ओरिजिनल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिलैप्स कर रहे हैं, रिलैप्स कर जाते हैं बार बार। तो ऐसे समय में ये ज़्यादातर केस होता है एक्यूट केस होता है ये ज़्यादातर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक रोगी बच्चा आता है और हम देखते हैं कि जब जब उसको ठंडक लगती है गले में तो उसको सोर थ्रोट हो जाता है, और हर बार आता है तो उसके सिम्टम जो है बेलाडोना के ही मिलते हैं, और उसको बेलाडोना देते हैं तो उसको ठीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के पेशेंट में हमको, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन होती है तो एक क्रॉनिक केस, लेकिन इसमें एक्यूटनेस है, तो ऐसे के लिए हम देते हैं बेलाडोना। बेलाडोना क्या है? एक्यूट मेडिसिन है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। तो इस रोगी को ठीक करने के लिए हमें डीप एक्टिंग मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री डीप एक्टिंग मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं जो उस केस को कंप्लीट कर देता है, यानी बचे हुए सिम्टम्स को जो रिलैप्स कर रहे हैं उसको भी कंप्लीट कर देता है। इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं। ज़्यादातर जैसे बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी मेडिसिन है? बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है कौन सा है, आप लोग बताएं। बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डॉक्टर भास्कर जी। हाँ बताएं। बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब है। हाँ कैलकेरिया कार्ब है जी। इसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि हिपरसल्फ भी है क्या सर? हो सकता है। जी दूसरा जो है एक उदाहरण ले सकते हैं कि किसी जी। रोगी को ठंडी हवा लग के बार बार अक्सर जो है ठंडी हवा लगकर उसको बुखार हो जाता है, जी बार बार होता है, और बार बार हम उसको एकोनाइट देते हैं, उसको आराम मिल जाता है। जी तो ये बार बार होता है, इसका मतलब क्रॉनिसिटी है, इसमें ये क्रॉनिक ही रोग है। जी। मगर इसमें जो है सोरा फ्लेवर हो गया है तो एक्यूटनेस आ गया है, तो इसके लिए हम दवा जो देते हैं वो देते हैं एकोनाइट, और वो ठीक हो जाता है बार बार। लेकिन इस टेंडेंसी को ठीक करने के लिए, इस क्रॉनिसिटी को ठीक करने के लिए हमको जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एकोनाइट की, जो कि है सल्फर है। एकोनाइट की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फर है। सल्फर। इसी तरह से, हाँ इसी तरह से तमाम उदाहरण हैं। इसी तरह से जैसे इग्नेशिया है, इग्नेशिया का केस, एक हमारे डॉक्टर साहब हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं, और दुर्भाग्य से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था जी। और वो काफ़ी परेशान, उनके बारे में सोच सोच के काफ़ी नींद नहीं आती थी उनको, काफ़ी बेचैनी होती थी, मायूस रहते थे, एकदम डिप्रेशन के मरीज हो गए थे। तो उनको हमने जो है शुरुआत में उनको 200 इग्नेशिया दिया, उनको जी 200 इग्नेशिया दिया, और उनको 10-15 दिन एक ही खुराक दिया था उनको 200 का। अच्छा। और जी। वो एक हफ्ते के बाद जो है ठीक हो गए वो। लेकिन अच्छा। लेकिन अब वो तो भाई दिमाग में बैठा हुआ है, वो जल्दी जाने वाली चीज तो है नहीं। फिर कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें तो वही तकलीफ हो जा रही है, फिर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मायूसी छा जाती है, डिप्रेशन टाइप का हो जाता है। तो फिर उनको हमने इग्नेशिया दिया, फिर इग्नेशिया दिया, तो फिर आराम मिल गया उनको। फिर कुछ दिनों बाद वो आए और फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो फिर हमको ये
इससे हम बहुत परेशान हैं। तो फिर उनको हमने 1000 पावर की इग्निशिया दिया उनको। तो इग्निशिया 1 m देने के बाद वो काफी अरसे तक 3 महीने तक लगातार उनको आराम रहा। परंतु ये कंडीशन ऐसी होती है, इसमें तो पेशेंट शॉक्ड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, एकदम से निराश हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी भार लगने लगती है। जी। तो फिर वो आयुर्वेदिक के चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर साहब, हमारे कॉलोनी में ही हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब 3-4 महीने बाद आए कि डॉक्टर साहब ये तो हमको प्रॉब्लम बार बार हो जा रहा है। फिर उनको हमने जो है इसकी कम्प्लीमेंट्री इग्निशिया की क्या है आप लोग बताएं। नेट्रम्यूर, हाँ, नेट्रम्यूर नेट्रम्यूर दिया उनको हमने, 1 m दिया। और 1 m देने के बाद वो समझ लीजिए कि 6 महीने 8 महीने तक उनको आराम रहा। और फिर 6 महीने 8 महीने के बाद वो फिर वही समस्या आई। फिर मैंने उनको जो है 10 m में दिया। तब से उनको काफी मतलब आराम हो गया। और अब नेट्रम्यूर ही 10 m। हाँ, नेट्रम्यूर हमने 10 m दिया, काफी उनको आराम मिल गया। तो इग्निशिया का कम्प्लीमेंट्री जो है आपका नेट्रम्यूर है। इसी प्रकार से कई बार देखा हम लोगों ने कि कॉन्स्टिपेशन में हम लोग क्या देते हैं, ब्राइनिया देते हैं। ब्राइनिया भी एक्यूट मेडिसिन है। बार बार ब्राइनिया देने के बाद रोगी को आराम मिल जाता है, लेकिन वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी डीप एक्टिंग मेडिसिन कम्प्लीमेंट्री नहीं देंगे आप। और इसकी कम्प्लीमेंट्री क्या है, ब्राइनिया की कम्प्लीमेंट्री एलुमिना है। एलुमिना देंगे तो उसको आराम मिल जाता है, यानी ठीक हो जाता है, आरोग्य हो जाता है। इसी तरह से फिर कुछ औषधियां ऐसी हैं अपने यहाँ कि हम जब किसी रोगी को वेल सेलेक्टेड मेडिसिन फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में दिया हमने, तो उसको देने के बाद एक रोगी ठीक हो जाता है, लेकिन एक नया ग्रुप ऑफ सिम्टम जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। नए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वो उत्पन्न हो जाते हैं जो वो दोनों में उस मेडिसिन के ही होते हैं। हाँ, नमस्कार। तो जो नए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उत्पन्न हो गए, वे ज्यादातर उस औषध से जातीय मित्रता होती है, समझ लीजिए एक तरह से वो उनके बड़े नजदीकी होते हैं, और उनको हम कहते हैं कोनेट मेडिसिन। कोनेट मेडिसिन उनको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कास्टिकम दिया, होर्सनेस के लिए हमने कास्टिकम दिया, गले में सोर थ्रोट है या होर्सनेस है, और उसमें रोगी को आराम मिल गया। कास्टिकम का और भी सिम्टम रहे होंगे, उसको कास्टिकम दिया, उसको आराम मिल गया। अब उसके कास्टिकम के जो सिम्टम्स थे वो समाप्त हो गए, उसको पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने के बाद सिम्टम अब उसके किस औषध के आने लगे, तो कोलोसिंथ के सिम्टम पता ही है हम लोगों को कि जैसे आगे की तरफ झुकते हैं तो उसको आराम मिलता है। और इसमें कोलोसिंथ के जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर सैड होने से, सॉरो होने से, अनहैप्पी होने से तकलीफें होती हैं इसमें। तो इस तरह के सिम्टम्स उसके उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से जो है हम लोग कोनेट मेडिसिन, ये कोनेट मेडिसिन जो है 2 औषधियों के बीच हो सकता है, 3 औषधियों के बीच भी हो सकता है। जैसे कोनेट मेडिसिन में और भी हैं, जैसे सल्फर, कल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम,
नक्स भूमिका, सीपिया, इस तरह के बहुत सी औषधियां हैं जो कोनेट मेडिसिन जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब हम लोगों को चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में हमको, जैसे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेज होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मियाजमेटिक डिजीजेज होती हैं। कॉम्प्लेक्स मियाजमेटिक डिजीजेज का मतलब ये है कि उस रोगी में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस सारे के सिम्टम हैं, उससे वो पीड़ित है। और अब उसमें देखते हैं हम कि जब केस चेकिंग लेते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसमें किस मियाज्म के, सोरा के या सिफिलिस के या साइकोसिस के, किसके जो है किस मियाज्म के सिम्टम प्रोमिनेंट है, पेशेंट में दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसी मियाज्म की औषध देते हैं। अगर सोरा के सिम्टम दिख रहे हैं तो हम उसको एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे, और एंटीसोरिक मेडिसिन देने के बाद रोगी अगर ठीक हो जाता है, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देंगे तो ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद जो है जो सिम्टम नेक्स्ट, चाहे सिफिलिस के या साइकोसिस के सिम्टम फिर उस रोगी में उत्पन्न हो जाएंगे, और तब हमको फिर से उस रोगी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये सिम्टम्स जो हैं सिफिलिस के हैं कि साइकोसिस के हैं, और उसके आधार पर हमको औषधि, अगर सिफिलिस के सिम्टम्स हैं तो एंटी सिफिलिटिक देंगे हम, अगर साइकोसिस के सिम्टम्स हैं तो हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन देंगे। तो इस तरह से हमको अगर एंटी सिफिलिटिक दिया और उसके सिम्टम्स ठीक हो गए, यानी रोगी ठीक हो गया, तो फिर हो सकता है कि उसको साइकोटिक के सिम्टम आ जाएं, साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ जाए, तो फिर हमको उसको साइकोटिक सिम्टम्स के आधार पर हमको औषधि देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के पहले भी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि हमको सबसे पहले तो यही कि होम्योपैथी के हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही समझ लें। यही नहीं समझ में आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा क्या है। उस चुनौती से हम अगर मान लीजिए स्टडी कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो उसके बाद हमको और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य जो आती है वो सिम्टम्स के बारे में आती है, जो पीछे हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। सिम्टम्स के बारे में हमारे रोगी हमारे पास आता है तो वो अपनी भाषा में ही बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम उसको देखकर क्या ऑब्जर्व करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और केस चेकिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि केस चेकिंग के द्वारा ही हम रोगी के मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स, कॉन्कॉम्प्टेंट सिम्टम्स, पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स, एसेसरी सिम्टम्स, जो भी बेसिक सिम्टम्स, डिटर्मिनेटिंग सिम्टम्स, एलिमिनेटिंग सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, वो सब हमको रोगी के द्वारा ही हमको मिलता है। और सारे सिम्टम्स के बारे में जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, हमारी स्टडी नहीं होगी कि कौन से सिम्टम्स का क्या महत्व है। अब इसके साथ साथ हम जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम मेंटल सिम्टम लेते हैं। अब मेंटल सिम्टम भी मेंटल जनरल सिम्टम लेंगे, फिर फिजिकल जनरल सिम्टम लेंगे। मेंटल जनरल सिम्टम में भी हमने देखा था कि मेंटल सिम्टम में क्या है, विल से संबंधित, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित और इंटेलिजेंस से संबंधित ये हमारे सिम्टम होते हैं। जैसे मान लीजिए विल से संबंधित, इमोशन से संबंधित क्या है, डिजायर है, एवर्जन है, हेट है, डिसएग्री है, ये सब। और भी जैसे बहुत से सुसाइडल टेंडेंसी है, ये सारी सिम्टम्स जो है इस तरह के, ये
इमोशन और विल से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट होती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हेलुसिनेशन होता है और इल्यूजन होता है, डिल्यूजन होता है। एक आपको हम बात बताएं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक बार बीमार हुआ और उसमें पता नहीं कौन सी दवा एलोपैथिक दे दी गई थी कि उसमें मुझे इस प्रकार का हेलुसिनेशन होने लगा कि मुझे दीवार पर जैसे लगा कुछ लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, एकदम करेक्ट, वो इसमें सको शुबा नहीं, और लग रहा था कि हम लिखा हुआ है उसको हम पढ़ ले रहे थे। इस तरह का हेलुसिनेशन हमको होने लगा। और यही नहीं, बल्कि हमको कानों में गूंज जो थी, क्योंकि हॉस्पिटलाइज में था वहाँ पे, वहीं पे ये सिम्टम उत्पन्न हुआ। और वहाँ पर हमको अपने मिसेज, बेटा, बहू सबकी आवाज़ लगने लगी कान में कि हमको वही सुनाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। और आंखों के सामने जो हम पढ़ रहे थे केवल वही हमको दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के हेलुसिनेशन के सिम्टम भ्रम वाले कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सिम्टम्स जो है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस से, जैसे मेमोरी है हमारी, मेमोरी, या हम लिखते हैं उसमें राइटिंग में हमारी स्पेलिंग छूट जाती है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो ये इंटेलिजेंस से संबंधित ये सारे सिम्टम है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि ये होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब करना चुनौतियों से भरा हुआ है, ये बहुत आसान नहीं है। इसलिए हमको हर टॉपिक को, हर चीज को, मुख्य जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बीच में बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्टर हैनमन ने हमको बताया है, जिनको हम आप सब आसानी से समझ लेते हैं, समझ सकते हैं। उस पर डिस्कशन करने से कोई विशेष फायदा नहीं है। तो उसको हम लोग जो है, जो चुनौतियां हमारी हैं वो केस टेकिंग वाली बहुत ज़्यादा है। इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हमें कौन से सिम्टम लेने हैं। बहुत से सिम्टम हमको स्ट्रेंज, रेयर, क्वियर और हमको ये पेकुलियर लेने पड़ते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा कि वो कौन सा सिम्टम है जो पेकुलियर है, स्ट्रेंज है। जैसे एक रोगी है, वो कहता है कि हमको हमारा शरीर जो है जैसे लगता है शीशे का बना हुआ है, टूट जाएगा। अब ये सिम्टम किसमें है, डॉक्टर आदर्श बताएंगे। जैसे हमारा लगता है कि शरीर शीशे का बना हुआ है। थूजा में सर। हाँ, थूजा में है, थूजा में है। आ गए क्या? थूजा में है। इसी तरह से जैसे बहुत पेनफुल कंडीशन हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो और उसमें पेन ना हो, तो ये क्या कंट्राडिक्टरी सिम्टम है। जैसे ये भी स्ट्रेंज सिम्टम हुआ। भाई सूजन है तो दर्द होना चाहिए उसको, रेडनेस भी है, सूजन भी है, सब कुछ है, लेकिन तो ये क्या स्ट्रेंज सिम्टम हुआ। जैसे इग्नेशिया में हो सकता है, वैसे ओपियम में भी है ये सिम्टम इस टाइप का, लेकिन इग्नेशिया में भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह के हमको सिम्टम के बारे में बहुत ज़्यादा हमें सावधानी पूर्वक रोगी से लेना होता है। मेंटल सिम्टम जो है, रोगी आपको स्वतः हो सकता है ना बतावे, तो आपको अटेंडेंट से भी पूछना पड़ सकता है, आपको स्वयं ऑब्जर्व करना पड़ सकता है। उसको देखकर आपको प्रसन्नचित है कि ग्लूमी है, कैसा उसका हाव भाव है देखने से, है ना। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके आपको कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। बहुत रोगी को जब अंदर आता है तभी हम देख के उसको बहुत कुछ समझने के प्रयास करना चाहिए कि हम उसको सिम्टम वहीं से लेना शुरू कर दें। उसके बैठने का हिसाब किताब,
उसके बोलने का, कैसे बोल रहा है वो, हार्श उसकी स्पीकिंग है या स्वीट स्पीकिंग है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीजें जो है हमको माने रखती है। बहुत से सिम्टम जो है, जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो है वो कि बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हमको इसका महत्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट बेहोश है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पे उस सिम्टम तो आपको सब्जेक्टिव सिम्टम या मेंटल सिम्टम तो देगा नहीं वो, तो वहाँ पर हमको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको मेडिसिन तो देना ही है। तो वहाँ पे हमारे लिए ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जैसे मेंटल सिम्टम की ही बात हम लोग कर रहे हैं। मेंटल सिम्टम में क्या है कि बहुत से ऐसे सिम्टम होते हैं जो रोगी लेके एलोपैथ के पास जाता है। जैसे वो कहता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, जैसे वो कहता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, जैसे कहता है कि वो हमें गुस्सा बहुत आती है डॉक्टर साहब, जैसे वो कहता है कि हमें मतलब अरुचि नहीं है, अरुचि है हमको लोगों के बीच में बैठने में, हम भीड़ भाड़ हमको पसंद नहीं है। तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या कहता है? एलोपैथिक डॉक्टर कहता है कि इसकी कोई दवा नहीं है, तुम, ये कोई रोग नहीं है, ये रोग नहीं है और इसकी कोई दवा नहीं है, आप जाओ ठीक हो जाओगे, ठीक हो आप। लेकिन यही सिम्टम जो हैं, जो लोगों के बीच में बैठने की उसकी इच्छा नहीं होती है, या उसको नींद नहीं आती है, या उसको क्रोध आता है ना, तो ये सारी सिम्टम जो है, ये जो सिम्टम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेंटल सिम्टम्स हैं, हमारे लिए मेंटल सिम्टम है, और उसको जब वेरीफाई करेंगे आप, बारीकी में उससे पूछेंगे, तो आपको आपकी मेडिसिन इंडिकेटेड होगी और उसको देने पर वो रोगी ठीक हो जाएगा। ये सिम्टम एलोपैथ के लिए लगता है कि कुछ है नहीं, लेकिन हमारे लिए संकेत है, क्योंकि रोगी में फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है डीप, अभी उसको ग्रॉस चेंजेस नहीं हुआ रोगी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ है। और इस समय हमको इस प्रकार के रोगी को ठीक करना आवश्यक है। लेकिन रोगी भी कभी कभी ये सोचता है कि हमारी तो ये कोई बीमारी है नहीं, नींद नहीं आएगी तो आ जाएगी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ जाए, ठीक हो जाएगा, है ना, या लोगों के बीच में नहीं बैठते तो ये मेरा स्वभाव है। लेकिन ये सिम्टम जो है इंडिकेट करता है कि रोगी रोगग्रस्त है और उसको इलाज की जरूरत है। तो बीइंग ए होम्योपैथ, अगर इस तरह का रोगी आता है तो हमें उसको समझाना चाहिए और उसको ये कहना, एडवाइस करना चाहिए कि आप अपना होम्योपैथिक इलाज करवाएं, जिससे आप इन व्याधियों से, इन लक्षणों से मुक्त हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है इंडिविजुअलाइजेशन जो होम्योपैथिक में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो डॉक्टर हैनमन ने जिस इंडिविजुअलाइजेशन की बात कहा था कि इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, सॉर्ट आउट ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दी सेम डिजीजेस, मतलब अगर एक ही तरह के कई रोगी हैं मान लीजिए, तो उनमें से हम एक रोगी को कैसे निकालते हैं, उसके क्या सिम्टम हैं, और उसी के आधार पर हम एक औषधि को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसको देते हैं। क्योंकि देखिए सामान्य स्तर पे, जैसे साधारण तौर पे देखा जाए तो सारे मनुष्यों का फिजिकल लेवल पर एक ही पर्सनालिटी है, सबके दो आंख है, दो कान है, नाक है, हाथ पांव सब कुछ है, परंतु उसको मेंटल लेवल पर देखा जाए तो वो अलग अलग सब लोग हैं। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई गुस्साए स्वभाव का होता है, कोई आलसी होता है, कोई एक्टिव होता है। उसी तरह से हमारी जो प्रूविंग हुई औषधियों की, उनमें भी इस तरह के अलग अलग औषधियों के अलग अलग स्ट्रेंज
पेकुलियर रेयर क्वियर सिम्टम्स उत्पन्न हुए और उस आधार पर हम रोगी का इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जिस इंडिविजुअलाइजेशन की बात डॉक्टर हेनमन ने बहुत पहले कहा था, 200 साल पहले, उसको आधुनिक युग में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक जो साइंटिस्ट हैं उसको भी उसी आधार पर ट्रीटमेंट करने का प्लान बना रहे हैं। आज तक जीन जो है, जीन हमको आपको पता है, जीन हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो जीन्स का खोज जो है लगभग 25,000 से ऊपर हो चुका है और ये साइंटिस्टों ने ये देखा कि ये जीन्स जो हैं इनमें 99%, ये देखिए आप, 99% सिम्टम्स या उनके गुण जो है, क्वालिटी जो है वो एक है, एक जैसे हैं, परंतु 1% जो है उसके लक्षण अलग करते हैं एक दूसरे से। और ये जो 1% अलग करते हैं, यही इंडिविजुअलाइजेशन की बात डॉक्टर हेनमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कहा है कि ये जो अलग करने वाली चीज है जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस बात को डॉक्टर हेनमन ने 200 साल पहले कहा था उसको आज ये साइंटिस्ट, जीन के साइंटिस्ट जो हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो आज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद फिर इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स करते हैं हम लोग। इवेल्युएशन करने के बाद तब हम जाकर जो है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद तब जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी अभी 2 दिन पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन आने लगा था, डकार आने लगा था मुझे। तो मैं डॉक्टर आदर्श से मैंने संपर्क किया। डॉक्टर आदर्श ने दवाई जो बताई वो संयोग से नहीं थी मेरे पास, वो रेयर मेडिसिन भी थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी वो हमारे लिए पेन लिया। उन्होंने एक दवाई बताई जो मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब से मैं मिलता जुलता हूँ इसलिए वो जानते होंगे। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हुई, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब वो उस सिम्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, लेकिन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी। उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ाई है, पढ़ेंगे तो जानते ही हैं कि वो मेडिसिन उन्होंने बताया। और प्लसिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ चुके थे। हम डॉक्टर आदर्श से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर आदर्श बताएं कि क्या प्लसिंग मेथड टाइप की कोई चीज़ 5th एडिशन में या क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हेनमन ने कोट किया है क्या? नहीं? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, जी जी बताएं। हाँ सर, इसका एक आर्टिकल है हाँ। जो मैंने एक बार ग्रुप में भेजा था। हम्म एक्चुअली लेसर राइटिंग में मास्टर हनीमैन ने इसकी जिक्र किया है हम्म और कैरोल डनहम ने सबसे पहले इसकी सबसे ज्यादा वकालत की थी। हम्म कैरोल डनहम ने कि इस मेथड को हम्म इस तरह से, किस तरह से इस मेडिसिन को यूज किया जाए। हम्म ये एक बहुत डिटेल आर्टिकल है हम्म और मैं इसको जल्दी ही ग्रुप में भेज दूंगा, आप सब लोग डिटेल उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम की चीज। तो ये जो मेथड है, हमने कल कहीं या इस बीच में एक जगह पढ़ा कि डॉक्टर हेनमन ने शायद क्रॉनिक डिजीज में कहीं जिक्र किया है, क्योंकि आपने दिया था ना हमको प्लसिंग मेथड टाइप से ही, आपने जो दवा बताया था, सल्फर बताया था आपने, तो ठीक वैसे ही डॉक्टर आदर्श ने बताया था हमको कि आप सल्फर की 2 बूंद जो है आधे कप पानी में ड्रॉप कर लीजिए और उसको 20 बार जो है उसको आप स्टायर कर लीजिए, उसके बाद ले ली 1 चम्मच ले लीजिए और फेंक दीजिए। तो प्लसिंग मेथड टाइप का ही था। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन ये किया डॉक्टर आदर्श से कि क्या 30 मेडिसिन के लिए डॉक्टर हेनमन ने भी कहीं कहा है या 6th एडिशन में 50 मिलीस्मॉल स्केल की जो दवाइयां हैं
उसी के लिए कहा है। लेकिन मैंने कल पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब आपके पास किताब होगा डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर एसपी डे का, एसपी डे का, तो उसमें कहीं हमने पढ़ा, शायद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में या कहीं भी, याद नहीं आ रहा है मुझे, कि उसमें कहीं उन्होंने दिया है कि क्रॉनिक डिजीज में उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि क्रॉनिक डिजीज में मास्टर नीमैन ने ये जिक्र किया है हाँ कि मेडिसिन को हमेशा वाटर बेस करके दिया जाए। हाँ, यही बात है, करेक्ट, ये करेक्ट यू आर, ये बात उन्होंने कही है हाँ कि उन्होंने ये मेडिसिन दिया है ना, वाटर, हाँ जी हाँ। जी जी, वाटर बेस करके दिया जाए। हाँ हाँ करेक्ट, लेकिन यही बात यहाँ है। ये जो डाइल्यूट करके दिया गया है, ये हाँ, मुझे एग्जैक्ट सेक्शन इस समय आर्गेनाइन का याद नहीं आ रहा है, हाँ मैं बता दूंगा। 200 कुछ सेक्शन, 280 81 के आसपास है आर्गेनाइन में, जिसमें मास्टर 246 है, नीमैन ने ये लिखा है, 246 कुछ है है शायद, 200 समथिंग है, हाँ जिसमें 240, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। हाँ हाँ हाँ, उसमें मास्टर नीमैन ने ये लिखा है कि बॉडी जो है एक ही मेडिसिन की 2 डोजेस को सेम डोज में एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत होती है। इसलिए अगर जब हम सेम मेडिसिन को रिपीट करें, सेम, हाँ एग्जैक्ट सेम पोटेंसी सेम डोज में अगर हम मेडिसिन को दोबारा रिपीट करते हैं, तो उसमें वाइटल फोर्स को वो ट्रिगर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके पास एक अर्लियर मेमोरी अवेलेबल होती है उसी तरह के स्ट्रोक की। तो इसलिए कहते हैं कि सेकेंड डोज जब दिया जाए तो उसको पहले से स्लाइटली डिफर कर दिया जाए। अगर वो पहले से स्लाइटली डिफर करने का तरीका अपने पास सक्सेस ही है, तो उसी तरह से अगर उसको डिफर कर देते हैं तो बॉडी को ये नया स्टिमुलस लगता है और वाइटल फोर्स इसके लिए बिल्कुल नया तरह से रिस्पॉन्ड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे बीच में 2 लोगों को तो डॉक्टर आदर्श जानते ही हैं, हमारे बीच में डॉक्टर भास्कर दत्त द्विवेदी हैं, ये जी सर, वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी के, ये भोपाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, और आप डॉक्टर आदर्श सिंह हैं, ये जी जी अभी वैसे तो ये मेडिकल कॉलेज कानपुर में थे, लेकिन जी। अभी रिसेंटली इनका जो है मेडिकल अफसर में भी चयन हो गया है। अच्छा अच्छा, वेरी मोस्ट कांग्रेचुलेशन। हाँ, बहुत धन्यवाद इंटेलिजेंट होम्योपैथ हैं, समझ लीजिए। हम लोग भी इन्हीं से परामर्श लेते हैं, जितने हम लोग बुजुर्ग हैं ज्यादातर परामर्श इन्हीं से लेते हैं हम लोग, है ना। जी जी। और जी आप हमारे स्टूडेंट रहे, डॉक्टर भास्कर दत्त हमारे स्टूडेंट रहे, आर्गेनन सब्जेक्ट था मेरा, तो इनका अनुरोध था कि थोड़ा हम लोग कभी कभार डिस्कशन कर लिया करें। तो ये आज जो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो डॉक्टर भास्कर दत्त के ही वजह से है। मैं इनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ भाई। हाँ सर, आपका चलते रहना चाहिए। हाँ, चलते रहना चाहिए। और देखिए डॉक्टर आदर्श जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी गूढ़ चीजें जो है, हो सकता है हम लोग ड्यू टू एज हो या जो भी कारण हो, हम लोग मिस कर जाएं। कम से कम जैसे ये बात आपने बताया, पढ़ा तो था हमने जरूर कि क्रॉनिक डिजीज में या कहीं पे है ये, लेकिन ये उसका इंटरप्रिटेशन जितना अच्छा आपने दिया कि क्यों हम सेम पोटेंसी देते हैं तो हमारी वाइटल फोर्स उसको रिस्पांस उतना अच्छा नहीं करती है जितना अच्छा कि हम उससे कुछ बढ़ी हुई पोटेंसी में देते हैं। इसीलिए इसी कंसेप्ट को डॉक्टर हैनमन ने 6th एडिशन में जो प्लसिंग मेथड का जो उन्होंने बताया, वो इसी बेस पे उन्होंने बताया वो। तो ये डिस्कशन हम लोगों का चलता रहे, बहुत अच्छा है। और आप कुछ बताएं डॉक्टर भास्कर दत्त, कुछ क्वेश्चन कोई? जी सर। हाँ जी सर, जो आज ये बताए कि कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये एंटीसोरिक वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं तो कभी ये काम नहीं करती है, तो एंटीसोरिक या एंटी मियाजमेटिक ड्रग्स देते हैं और यहाँ कम्प्लीमेंट्री देते हैं। इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमको अब एंटी मियाजमेटिक देना है या कम्प्लीमेंट्री देना? नहीं, देखिए ज्यादातर जो भी कम्प्लीमेंट्री होती है वो एंटी मियाजमेटिक ही होती है, डीप एक्टिंग और एंटी मियाजमेटिक ही होती है जी। डॉक्टर आदर्श, हाँ बताएं कुछ आप। ये सर एक्चुअली जो बात हो रही है कि जब अगर हम एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन देने वाली बात है कि कब एंटी मियाजमेटिक दें कब कॉम्प्लीमेंट्री दें,
ये एक्चुअली जो हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, वो 6 तरीके का होता है, जो कि आपने बताया कम्प्लीमेंट्री, कॉग्नेट, सो एंड सो, 6 टाइप का। लेकिन आजकल कोलकाता वालों ने कोलकाता वालों ने आज तक क्या, बहुत पहले से है, तो अभी तो सिलेबस में भी आने वाला है। अब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन 7 तरह का होता है, 7 टाइप्स का होता है। और जो 7th टाइप ऑफ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम कहते हैं इंटर करंट रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन। तो जो बात आप कर रहे हो कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, सब कुछ ठीक है, सिम्टम सिमिलरिटी मैच है, फिर भी हमने मेडिसिन दिया और वो फेल हो गई, काम नहीं कर रही, तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि देयर इज एनी काइंड ऑफ मियास्मेटिक ब्लॉकेज। तो उस मियास्मेटिक ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एक सुटेबल एंटी मियास्मेटिक रेमेडी इंटर करंट के रूप में दी जाती है, और उसके बाद फिर सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सपोज करिए एक पेशेंट है, उसको ईयर एक है, कोई भी एक समस्या है, एक्जिमा है, और आपने उसको ब्रानिया या एलुमिना मेडिसिन दी, सपोज आपने ब्रानिया या एलुमिना कोई मेडिसिन दिया और वो काम नहीं कर रही, जबकि आप जान रहे हैं उसके अंदर सारे सिम्टम्स उसी मेडिसिन के हैं जो आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देयर इज एनी काइंड ऑफ मियास्मेटिक ब्लॉकेज। उस मियास्मेटिक ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए जो आप सुटेबल एंटीमियाज, जो आपने बात कही कि एंटीमियास्मेटिक और कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों 2 तरह के प्रिस्क्रिप्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री अलग है, एंटीमियास्मेटिक अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री तब है जबकि पहली वाली मेडिसिन ने कुछ सिम्टम्स उस डिजीज के रिमूव कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग सिम्टम्स हैं उनको दूर करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और जो आप एंटी मियास्मेटिक की बात करते हैं, एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन हम तब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं जब हमने जो पहली मेडिसिन दी है उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया। वेल सिलेक्टेड है फिर भी काम नहीं किया। हाँ, अगर Well 10 selected है, फिर भी सिम्टम काम है, नहीं किया। 10 सिम्टम है, 10 में से उसने 4 हटा दिए, 6 बचे हुए हैं, तो इसके लिए अब जो नई मेडिसिन हम दूसरी देते हैं जो इन 4 बचे हुए सिम्टम्स को दूर कर देती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 10 सिम्टम के लिए हमने कोई मेडिसिन सेलेक्ट की और उसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल काम ही नहीं किया, 10 में से एक भी सिम्टम नहीं गए, तो ऐसे कंडीशन में हम जो मेडिसिन एंटी मियास्मेटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं इंटर करंट प्रिस्क्रिप्शन। ये थ्योरेटिकली बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली नियर टू इम्पॉसिबल है इंटर करंट रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन। बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी आप इंटर करेंसी पे जाते हैं। मोस्टली मास्टर नीमन ने इंटर करेंसी के लिए जो दवाइयां बताई थी उसमें मर्कसाल थी, सोराइनम थी, सल्फर थी, इस तरह की दवाइयां उन्होंने बताया जिनको इंटर करंट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक नया प्रिस्क्रिप्शन है 7वां, जिसको हम कहते हैं इंटर करंट रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपने देखो कि सेम बिल्कुल कैंथरिस का सिम्टम है और आपने कैंथरिस मशीन प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसके यूरिन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सारे सिम्टम कैंथरिस के हैं लेकिन नहीं, आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उसका एक मियास्मेटिक ब्लॉकेज है। मियास्मेटिक ब्लॉकेज क्या है? अगर यूरिन का केस है तो डेफिनेटली देयर इज ए साइकोसिस। अगर साइकोसिस है तो आप उसको थूजावनियम की 1 डोज दे दीजिए, फिर वही सेम मेडिसिन लीजिए कैंथरिस, वो काम करने लगेगी। कोलकाता वालों ने इस सिद्धांत को एक नए तरीके से डेवलप किया। उन्होंने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि हर बीमारी में मियास्मेटिक ब्लॉकेज है, तो इसलिए उन्होंने एक परंपरा डाली कि जैसे साइकोटिक पेश हो जाता है तो उसको पहले एक एंटी साइकोटिक रेमेडी 1 ml में दे देते हैं, 1 डोज सिंगल, और उसके बाद जो मेडिसिन इंडिकेटेड होती है उसको रिपीट करके दे देते हैं। ये उनके बहुत पुराना प्रिस्क्रिप्शन है उनका। ये फ्रेंच में, मोस्टली डिजीजेस में ऐसा फ्रांस ही वगैरह करते में हैं। ज्यादा है डॉक्टर साहब, ये फ्रांस वगैरह में हाँ ज्यादा हाँ, है। ये हाँ अब ये फेमस, ये प्रचलन फेमस हो गया क्योंकि हाँ। इसमें श्योर 60 है, गलती होने का चांस नहीं रहता है। एक्जिमा का कोई केस है, फिर भी अगर उन्होंने देखा, कहा कि चलो कोई नहीं, सल्फर 1 डोज दे देते हैं, 1 डोज सल्फर 200 की दे दिया, अगले दिन से जो भी मेडिसिन आई, मान लीजिए एलुमिना आ गया, एलुमिना दे दिया, पहली 1 डोज मेडिसिन वो एंटी मियास्मेटिक देते हैं, मान के चलते हैं कि मियास्मेटिक ब्लॉकेज है। इसको दूर करने के लिए हम लोगों को भार्गव सर केस ट्रीट करते हैं तो मियाज में किताब के पन्नों की तरह खुलती है, जितनी लेयर सप्रेशन की होती है उतनी लेयर 1 by 1 जिस किताब के पन्ने खुलते हैं उस तरह से वो सप्रेशन उसका खुलता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं कोई क्लिप लग जाए पन्नों के ऊपर तो पन्ना नहीं खुलता है, उस क्लिप को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटी मियास्मेटिक कहते हैं, और वो उस प्रिस्क्रिप्शन को हम 7th सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, दैट इज इंटर करंट प्रिस्क्रिप्शन। जी ठीक सर, एक और इसी में है क्वेश्चन। और ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि एंटी मियास्मेटिक पहले से देते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे कोई मेडिसिन दिया और काम किया, ठीक भी हो गया, लेकिन फिर वही सिम्टम्स रिपीट हो जाते हैं, रिलैप्स करते हैं।
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हाँ फिर से वही सिम्टम्स रिपीट हो जाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम है, किसी बच्चे को दिया और वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दी ना, काम किया 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर ठीक रहा, लेकिन फिर से मौसम चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, फिर आ गए। तो वहाँ कम्प्लीमेंट्री दें कि एंटी मियाजमेटिक? वहाँ आप कम्प्लीमेंट्री दे ही नहीं सकते, कैसे दे सकते हैं कम्प्लीमेंट्री? कम्प्लीमेंट्री का कोई चांस ही वहाँ नहीं, वहाँ आपको एंटी-मियाजमेटिक। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी, वहाँ आपको एंटी मियाजमेटिक देनी पड़ेगी। आप क्योंकि जब आप खुद ही बता रहे हैं कि अगर एक बार सर्दी जुकाम का एपिसोड आया, आपने मान लीजिए हाँ। एलियमसिपा दिया और वो ठीक हो गया, जब वो ठीक हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री बचा कहाँ? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन तब हाँ। होती है जब उसी के सिम्टम बचे रहते हैं, जब उसी जी। के सिम्टम, जैसे आपने सर्दी जुकाम खांसी के लिए मेडिसिन दी, सर्दी जुकाम तो दूर हो गया, खांसी बची रही, तो उसके हाँ। लिए फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आपको देना पड़ेगा कि आपने फिर उसके लिए ब्रानिया दे दिया, स्पॉन्जिया दे दिया, ड्रोसरा दे दिया, कि सर्दी जुकाम चला गया तो जो जी। खांसी बची हुई थी, इस कंडीशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ेगा। हाँ, हालांकि लेकिन ये फिर से अलग रिकरेंट ये हो। देखिए, अगर बार बार रिकरेंसी है, मास्टर हनीमैन ने मियान की खोज ही इसीलिए की थी क्योंकि 12 साल तक वो जी। इसी तरह से ट्रीटमेंट करते रहे कि जब कोई सिम्टम दिक्कत जी। आती थी उसको मेडिसिन दे देते तो ठीक हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि केसेस बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका हाँ। मतलब देयर इज समथिंग बिहाइंड, कुछ पीछे है जो इसको बार बार रिलैप्स कर रही है। जी। तो इसी तरह से उन्होंने फिर मियाज्म की खोज की कि मियाज्म वो चीज है जो उस डिजीज के लिए एक फर्टाइल सॉइल क्रिएट करती है कि बार बार वो पेड़ उसमें उग जाता है। तो उस सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी हाँ। उस मियाज्म डिजीज टेकिंग टेंडेंसी को रिमूव करने के लिए एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का जी। प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है तब होता है। ये एक अलग विषय है, कभी जब होम्योपैथिक एस्पेक्ट ऑफ डिजीज की चर्चा होगी तो उसमें ये बात आएगी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो हम बार बार देखते हैं किसी पेशेंट में बार बार आता है सर्दी जुकाम या कोई भी इस तरह की बार बार रिलैप्सिंग होती है, एक्चुअली ये अक्यूट डिजीज नहीं है, दिस इज द अक्यूट आउटबर्स्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जो अभी जी। सर बात कर रहे थे, सोरा फ्लेयर अप हो जाता है, कोई क्रॉनिक डिजीज हाँ। अंडरलाइन है, उसमें जी। बार बार बीच बीच में वो मियान का एक उछाल आ जाता है जिसको हम कहते हैं आउटबर्स्ट। किसी एक्साइटिंग जी। काज के कारण अगर वो आउटबर्स्ट आ जाता है तो फिर वो उसको मैं ट्रीट तो हम अक्यूट डिजीज कर रहे हैं, तो वो डिजीज ट्रीट ही नहीं हुई, ये तो जो सिर्फ आउटबर्स्ट आया था सोरा का, सिर्फ उसका जी। ट्रीटमेंट आपने किया, लेकिन जो अंडरलाइन डिजीज है वो अभी बची हुई है, उसके जी। लिए आपको फिर सुटेबल एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तमाम दवाइयां ऐसे, जैसे आपने जो केस बताया सर्दी जुकाम, बहुत सारे केसेस में बताया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, जो आपने मेडिसिन लिया, बाद में फिर ट्यूबरकुलाइनम की एक डोज दे दीजिए, बेसिलाइनम की एक डोज दे दीजिए, सल्फर की एक डोज दे दीजिए, आर्सेनिक की एक डोज दे दीजिए, मेडोराइनम की एक डोज दे दीजिए। ये सारी चीजें वही हैं कि बार बार एंटी जिसको होता है मियाजमेटिक। एक, हाँ एंटी मियाज्मेटिक है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक नाम दे दिया कि चलो ठीक है आप ये काम कर दिया करिए, लेकिन टेक्निकली यही तरीका है कि अगर वो बार बार हो रहा है तो उसको आपको प्रॉपर केस टेकिंग करके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी, टेंडेंसी तभी ब्लॉक होगी। मास्टर मैंने क्रॉनिक डिजीज में लिखा इट टेक इयर्स टू कन्वर्ट द मियाज्मेटिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, सालों लगते हैं एक पेशेंट का मियाज्मेटिक स्टेटस बदलने में। हाँ। राइट। अच्छा, जैसे मेडिसिन दिया तो सिंगल मेडिसिन तो खैर प्रिस्क्राइब करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी 2 मेडिसिन का सिम्टम्स आ रहा है, ऐसी कंडीशन में कैसे करें? देखिए सर, हाँ। हमेशा कभी भी जब वैक्सीन का हम केस टेकिंग करते हैं जी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। हेरिंग हाँ। ने जब 10 गाइडिंग सिम्टम्स बुक लिखी तो उनसे हाँ। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस, आप ये चीज लिख क्यों रहे हैं जब मटेरियल मेडिका ऑलरेडी अवेलेबल है। जी। तो हेरिंग ने कहा कि हमको कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिलता है कि कैलकेरिया कार्ब है, जी। वी नेवर गेट ए पेशेंट जी। डिजीज एज होल, कभी हमको ऐसा मरीज नहीं मिलता बिल्कुल वो सारे सिम्टम पैर से लेकर नाक तक, नाखून तक कैलकेरिया कार्ब के दे। उन्होंने कहा कि सिम्टम्स आर स्कैटर्ड वे होते हैं, 100 सिम्टम्स 20 कैलकेरिया के हैं, 10 रस्टाक्स के हैं, 15 ग्रेफाइटिस के हैं, इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें स्कैटर्ड वे में सिम्टम्स मिलते हैं, इसीलिए हमें कहते हैं कि हम प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम की बात करते हैं कि चीफ कंप्लेंट की डेफिनेशन ये होती है कि में चीफ कंप्लेंट क्यों कहा गया, कंप्लेंट इज कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट की क्या जरूरत है। चीफ मरीज 10 बातें बताता है, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है इसमें चीफ कंप्लेंट क्या है, इसकी प्रमुख समस्या क्या है, जिस पे हमको फोकस करना है। इसीलिए हेरिंग ने कहा कि गाइडिंग सिम्टम देखिए, इनमें से वो कौन सिम्टम है जो सबसे काम की चीजें जो हमें एक डिजीज, जो हमें एक मेडिसिन की तरफ गाइड करती हैं
इसीलिए उन्होंने किताब लिखी गाइडिंग सिम्टम्स। तो जी। जब भी कभी आपको कोई भी पेशेंट मिले उसमें बहुत सारे सिम्टम हैं, तो आप उस मेडिसिन का सिलेक्शन करिए जिसके अंदर उसका जो प्रीडोमिनेटिंग जो चीफ कंप्लेंट वो उसमें कवर होती है, ठीक है। जी। और अगर कंकॉमिटेंट के फॉर्म में वो कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में उसको इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसीलिए मैंने 172 से 200 172 से 184 तक डिटेल लिखा है वन साइडेड डिजीजेस। हाँ। जो सिम्टम्स फ्यू सिम्टम्स डिजीजेस होती हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसमें पूरा डिटेल इसका लिखा हुआ है कि कैसे 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 इसको डील करना है। बहरहाल एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, अगर जी। आपके पास एक पेशेंट आता है जिसमें सल्फर मर्क्साल डस्टाक्स ब्राइनिया सबके सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ गए, तो आप उस मेडिसिन को सिलेक्ट करना है, उस सिम्टम को उठाना है जो प्रीडोमिनेटिंग हो। चीफ कंप्लेंट के लिए एक सीधा और सटीक तरीका पूछा जाता है पेशेंट से, आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको मेरे पास तक लेके आई है, हाँ। वो कौन सी ऐसी दिक्कत है जो आपको डॉक्टर के पास आने पर विवश किया, वही चीफ कंप्लेंट। सो सिंपल है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं, जी। ये बात है। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू सर। और कोई क्वेश्चन? जी सर, बढ़िया है। अब हमारे अंदर जब से आपसे लोगों से जुड़े हैं तो कुछ न कुछ क्वेश्चन एराइज होते रहते हैं, और बात है, होना भी हाँ, चाहिए, क्या कैसे। होना भी चाहिए। जी जी। और आपसे तो शुरू से हम आपके सानिध्य में रहे, तो आपसे तो हमेशा हम पूछते ही रहते थे। जी। अच्छा सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, हाँ, घर में एक्चुअली कुछ लकड़ी का काम करवा रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। तो उसे ठीक है। हाँ, हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। आते रहिएगा आप भी, डॉक्टर साहब बिल्कुल आते सर, रहिए। जुड़े आप, बिल्कुल हर सर, बार नमस्कार। जुड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जुड़ेंगे हाँ, आप। नमस्कार सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत तो अब नेक्स्ट जो है, जी। क्या डिस्कशन किया जा सकता है? सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। हाँ, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी करेंगे, और जी। साथ साथ जो है हम सोच रहे हैं कि केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में भी, हाँ हाँ, है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ, वो भी, उस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी भी ठीक ही है, अच्छा है। हाँ। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट कमिंग संडे को जी तो करेंगे। जी। आज का तो समाप्त किया जाए आज। हाँ हाँ, बस 12:59 हो गया है, 1 बज गया एकदम करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श प्रणाम। हेलो, बंद कर दिया। जी सर। बहुत हाँ। अच्छा मैं ये चाह रहा जी था कि जी जितने लोग हम लोग पार्टिसिपेंट हैं, जी होम्योपैथिक फिलॉसफी आर्गन के ऊपर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। जी किसी भी मेडिसिन का जी 10 कार्डिनल सिम्टम्स जो हैं, हाँ नोट सिम्टम, जी ये आप लोग तैयार करके हमें, और आप ये बता देंगे कि इस दवा के ये कार्डिनल सिम्टम्स हैं। जी। टिप्स समझ लीजिए, टिप्स। हाँ, किसी मेडिसिन। हाँ, जैसे डॉक्टर डी कुमार जी हैं, डॉक्टर मृगांक जी हैं, आप हैं, या हम भी कोशिश करेंगे, है ना? जी। तो इससे क्या होगा, मेट्रिया मेडिका भी हमारा थोड़ा सा चलता रहेगा। यार बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत बेस तो है, वो बहुत जरूरी है। कोई भी मेडिसिन हो, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एक मेडिसिन हर एक संडे को। मेडिसिन जो है अलग अलग 4 लोग 6 लोग करेंगे, तो उस दिन हमको 4-6 दवाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी, जी जी है ना? जी। तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक जी सर। ठीक, ओके ओके। ठीक है सर, चरण स्पर्श प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जी सर, प्रणाम प्रणाम। ओके ओके। बहुत बड़ा आप एक्सपीरियंस हमारे लिए हैं? मिल जाएगा। हमारे